नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। सरकार की ओर से न्यू इंश्योरेंस बिल पेश किया गया है, जिसे आम लोगों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये बिल इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े सुधार लाएगा। पॉलिसी होल्डर्स यानी आप लोगों के लिए ज़्यादा सुरक्षा ये देगा और क्लेम प्रोसेस को भी आसान बनाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वाकई ये जो बिल संसद से पारित हुआ है, ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेसर सुनील कादयान जी, बिमटेक से। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर सुनील, TV9 भारतवर्ष पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। देखिए, सरकार की ओर से न्यू इंश्योरेंस बिल जो है संसद से पारित हो चुका है, कानून बन जाएगा अब ये। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को लाने के लिए? पुराने इंश्योरेंस कानून में ऐसी क्या खामियां आप देखते हैं जिसकी वजह से इसे लाया गया? देखिए, सर्वप्रथम जो पहले इंश्योरेंस का जो बिल था, मतलब कानून है जो पहले से चल रहा है, उसमें एक देखने को मिल रहा था कि IRDAI बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छी रेगुलेटरी बॉडी, डायनेमिक है, भारत सरकार ने भी किया। 74% FDI थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि शुरुआत में अगर हम देखें तो 26% से स्टार्ट हुई सन 2000 में, फिर उसके बाद वो 49% हुई, फिर 73%, फिर बढ़ के 2000 हुई। 2000 में हमने देखा कि वो जो है FDI 100% का जो प्रस्ताव लाया गया है, इसकी जो जरूरत पड़ी, पहले तो हमारे यहाँ जो देश में है वो लो पेनिट्रेशन है। अगर हम देखें कि कितने लोगों के पास है, वो बहुत लो पेनिट्रेशन है। अगर हम लोग GDP की बात करें तो 4% ऑफ GDP ही इंश्योरेंस पेनिट्रेट कर पाया है। दूसरा, अगर हम देखें लाइफ का तो 2.8% है और नॉन लाइफ का 0.9% है। तो अपने देश की जनसंख्या को देखते हुए हम लोगों का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बहुत ही कम है। बहुत भरसक प्रयास किए गए भारत सरकार के द्वारा और हमारे रेगुलेटर के द्वारा, और इवन इंश्योरेंस कंपनी ने भी काफी अपनी अच्छी भागीदारी निभाई, लेकिन किसी कारणवश ये पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए इस कानून को लाने की, इस बिल को लाने की अति आवश्यकता थी। दूसरा जो देखने को मिला कि जो बीमा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे हम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पे कस्टमर अवेयर नहीं है। उन्हें रूल्स रेगुलेशन, टेक्निकल जो भाषा का प्रयोग किया जाता है पॉलिसी में, जार्गस जिसे कहते हैं, वो भी एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता था। तो उनको जो अवेयरनेस की कमी थी, जिसके कारणवश मिस सेलिंग बहुत हो रही थी, वो जो है काफी हद तक इसमें प्रावधान लाया गया है इस नए वाले इंश्योरेंस बिल में, जहाँ पे कि उनको एजुकेट किया जाएगा कस्टमर्स को। और ये बहुत अच्छी बात है अगर वो कस्टमर एजुकेट होते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा म्यूचुअल फंड में भी देश में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से इंश्योरेंस में भी एक सुदृढ़ एक नीति की आवश्यकता थी, जो कि इस बिल में जी। है, और पहले वाले में कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी। और हाई बैरियर था एंट्रेंट का, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जैसे कि वर्किंग कैपिटल इतनी जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ चाहिए इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, उनको सरल बनाया गया है इस वाले इंश्योरेंस, कह सकते हैं, ये जो बिल जी अभी जी। पास हुआ है। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि सरल बनाया गया है, तो सरल भाषा में ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे या खरीदना चाह रहे होंगे इंश्योरेंस, उनके लिए जल्दी से बता दीजिए कि क्या क्या फ़ायदे इस नए इंश्योरेंस बिल से उन्हें देखने को मिलेंगे। जी, तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, एक तो इस इंश्योरेंस बिल के आने से पॉलिसी जो है आपकी सस्ती और बहुत बेहतरीन कवरेज के साथ आएंगी आपके पास। अगर हम कस्टमर की बात करें, जो ये बीमा कंपनियां हैं, जो कि FDI की सीमा 100% हो गई है, तो भारत बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस बढ़े हुए कंपटीशन के चलते बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की एक होड़ सी मच जाएगी, जिससे पॉलिसी प्रीमियम कॉम्पिटिटिव रूप से सस्ता होगा और आम नागरिक को यह ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी। यह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा, जो कि हमने हाल में देखा, बहुत सारा पॉलिसी प्रीमियम रिवाइज करके बढ़ाया गया है। दूसरा जो है वो है नए और एडवांस ग्लोबल इंश्योरेंस प्लान। जब पूरी दुनिया, बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत बाजार में 100% FDI, हम कह सकते हैं मालिकाना हक के साथ उतरेंगी, तो अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए प्लान भी लाएगी, जिससे जैसे कि साइबर इंश्योरेंस है, टेलर मेड पॉलिसी है, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। इस प्रकार के जो इंश्योरेंस के उत्पाद होंगे वो शामिल हो जाएंगे, और बाजार में अभी ये सीमित है। और इसके साथ साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट
भी ग्राहक को हर तरह से उभरते हुए जोखिम, जैसे इमर्जिंग रिस्क जिसको हम कहते हैं, वो बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मजबूत होगी। तीसरा जो फायदा मुझे लग रहा है जो कस्टमर को मिलेगा, वो है बेहतर और तेज क्लेम सेटलमेंट। देखिए, जब इंश्योरेंस खरीदा जाता है, स्टार्टिंग में प्रीमियम अदा किया जाता है और एक प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी कि जब भी क्लेम आएगा हम आपके लिए हैं। जी। लेकिन काफी देखा गया है कई बार क्लेम सेटलमेंट बहुत धीमी गति से होता है या कटौती हो जाती है, तो वो भी काफी हद तक सरल हो जाएगा। बड़ी जब ये प्रतिस्पर्धा आएगी, जब बहुत सारी कंपनीज आएंगी एफडीए के साथ, तो प्रीमियम कम करने का सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सर्विस क्वालिटी पे भी इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। विदेशी कंपनियां जब आती हैं विद एफडीआई, वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने साथ लेके आती हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई का हम सबको पता है कि हर एक इंडस्ट्री में इसका बोलबाला है। इससे क्लेम के आवेदकों की प्रोसेसिंग और भुगतान अधिक प्रभावी तरीके से होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आम पॉलिसी धारक को अपने क्लेम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जरूरत के समय में जल्द ही जल्द वित्तीय सहायता मिलेगी। चौथा है ग्राहकों के हितों की ज्यादा सुरक्षा। मैं देख रहा हूं जब से आईआरडीए का गठन हुआ है, तब से उनका मेन फोकस इस पे रहा है। इसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। आईआरडीए पहले से कहीं अधिक सुपर पावर बनाया गया है इस बिल के माध्यम से। अब आईआरडीए नियमों का उल्लंघन करने वाली या ग्राहकों को ठग कर, कुछ कंपनियां हैं जो गलत तरीके से कमाए हुए मुनाफे को वापस वसूलने का अधिकार रहेगा अब आईआरडीए के पास। जैसे कि हमने देखा है कि सेबी की तरह यह प्रावधान अब बीमा कंपनियों पर एक सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करेगा और ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी या गलत मिस सेलिंग जिसे हम कहते हैं, रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। पांचवा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगी, जिसमें हमने कहा कि समस्या देखने को मिली थी। अब इस एफडीआई से जब 100% हो जाएगा, तो इससे टायर टू टायर सिटीज में फोकस होगा कंपनीज का। बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, हम देखते हैं अर्बन एरियाज में, वो अब ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में जाना चाहेंगे। और जब एफडीआई होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और भारत की एक बड़ी आबादी जो अभी तक बीमा से वंचित रह गई है, उनको भी आसान शर्तों और कीमत पर पॉलिसी खरीदने में सक्षम हो सकेंगे। और जो एक फायदा और है, जो बेहतर कस्टमर सर्विस और पारदर्शिता, जो कई बार कस्टमर कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कई बार उनकी टर्म्स कंडीशन में और उनके कार्य प्रणाली में। जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बाजार में उतरेंगी तो वे ग्लोबल स्टैंडर्ड की कस्टमर सेवाएं प्रदान करने पर जोर देंगी, ताकि ग्राहकों को बरकरार रखा जाए। कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो उन्हें जब ये शर्तें हैं, नियम हैं, क्लेम प्रक्रिया, टर्म्स कंडीशन, ये ट्रांसपेरेंट बनाए जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। विदेशी निवेश बढ़ने से न केवल बीमा क्षेत्र में बल्कि सहायक क्षेत्रों में भी नए रोजगार के सृजन होंगे। पूंजी का फ्लो और बढ़ता इंश्योरेंस कवरेज देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और निसंदेह इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और साथ के साथ जीडीपी बढ़ेगी। जी, जिस तरह से आपने इतने सारे फायदे न्यू इंश्योरेंस बिल के गिनाए हैं, देखिए संसद से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो फायदे इससे आपने गिनाए हैं, वो कस्टमर्स जो ग्राहक हैं उन पर कब रिफ्लेक्ट होंगे, कब उन्हें जो है इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कम होता दिखेगा, बेटर इंश्योरेंस कब तक देखने को मिलेंगे? नए साल से कयास लगाए जाए, नए फाइनेंशियल ईयर से कयास लगाया जाए, कब से आप ये चेंजेस होते देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, जहां हमने देखा कि जो जीएसटी था इंश्योरेंस प्रीमियम पे, वो हटा दिया गया। तो हमने अभी देखा कि जीएसटी के हटने की वजह से समस्त जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे लाइफ नॉन लाइफ की हो, उनका जो प्रीमियम है वो पहले ही सस्ता हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है बीमा क्षेत्र के लिए। साथ के साथ अगर हम इस नए इंश्योरेंस बिल की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर एफडीआई 100% हो जाती है, इसकी वजह से भारत बाजार में जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां की संख्या तेजी से बढ़ेगी। जैसे कि अभी 74 कंपनीज काम कर रही हैं, तो जैसी और कंपनी में आप देखेंगे कि बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और जब वो आएंगी तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आएंगी, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, और एफडीआई की वजह से उनके पास रेवेन्यू की तो कमी रहेगी नहीं। तो इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बीमा क्षेत्र में। तो इस बढ़े हुए कंपटीशन के चलते बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की जो होड़ मचेगी कि हम बेहतर सेवाएं इनको प्रदान करें,
और इसका जो प्रभाव है आप देखना कि जब 5-6 चीजों पे जब पड़ेगा तो उसमें से एक जो महत्वपूर्ण है वो है प्रीमियम। कॉम्पिटिटिव प्रीमियम प्राइसिंग के लिए भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कंपनीज को, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऑलरेडी है, और जब और संख्या बढ़ जाएगी तो और बढ़ जाएगा। जी। तो पॉलिसी प्रीमियम कॉम्पिटिटिव रूप से सस्ते होंगे, आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी, नीड बेस्ड सेलिंग होगी, और जिस प्रकार का कवरेज चाहिए उस प्रकार के भी इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे। तो आप देखना कि आने वाले समय में जो प्रीमियम अभी जीएसटी वजह से कम हुए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस और इस एफडीआई की वजह से भी और उसमें कमी होने की संभावना है। जी, जिस तरह से आपने जीएसटी कट का जिक्र किया था, तो जब जीएसटी कट की खबर आई और ऐसा कहा गया कि अब इंश्योरेंस जो है उसका जो प्रीमियम है वो सस्ता हो जाएगा, ऐसा हुआ भी, लेकिन बहुत सारी शिकायतें ये भी थी कंज्यूमर्स की कि बहुत सारी कंपनियों ने जो जीएसटी कट का लाभ है वो आगे प्रीमियम में ट्रांसफ़र नहीं किया है। ये शिकायतें थी, इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था। लेकिन आपसे मेरा यहाँ सवाल ये रहेगा कि देखिए, अब ग्लोबल प्रैक्टिस एफडीआई की बात होती है, एफडीआई अगर आएगा, ज़्यादा एफडीआई आएगा तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी साथ में आएंगे, तो क्या आप देख रहे हैं कि उससे इंश्योरेंस का जो क्लेम है, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो एक रीज़न उसका ये कम होने का ये भी है कि क्लेम सेटलमेंट पर जो है लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें डर रहता है कि इतना प्रीमियम दे रहे हैं लेकिन क्लेम जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें मिलेगा कि नहीं। तो आपको ये लगता है ग्लोबल प्रैक्टिसेस के आने से ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्लेम सेटलमेंट, और साथ में जो कंज्यूमर्स के राइट हैं वो भी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? आपके विचार? देखिए, जी, बिल्कुल निस्संदेह जो आप कह रहे हैं बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है हर क्षेत्र में है, तो जो हमारे बीमा क्षेत्र है उसमें जैसे बहुत सारी इंश्योरटेक है, जो टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है वो कैसे ऑपरेशनल को, सेलिंग को बेहतर बना सकता है, जिसमें इफिशिएंसी बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम रह जाएगी। इस प्रकार की कंपनियां ऑलरेडी पहले से अपने बीमा क्षेत्र में हैं, और इवन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां पहले ही बहुत हैवी इन्वेस्ट कर रही हैं टेक्नोलॉजी के लिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ये जो बाहर के जो, जैसे हम देखें यूएस मार्केट है, यूके, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, और इनकी जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी अगर इनके बीमा क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, इवन आप क्लेम में देखिए, अंडरराइटिंग विभाग में देखिए, री इंश्योरेंस विभाग में, इन सब में बहुत इफिशियंसी बढ़ गई है, साथ में कॉस्ट भी उस पर कम हुई है। और इसका सीधा सीधा लाभ हम देखेंगे कि इवन हमारे जो पॉलिसी होल्डर है उनको भी मिलेगा, क्योंकि क्लेम रेशियो एक कंसर्न हमेशा रहा है भारतीय बीमा क्षेत्र का। क्योंकि अगर ज्यादा हाई क्लेम रेशियो हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए दिक्कत हो जाती है, और अगर वो क्लेम रेशियो को कम रखना चाहते हैं तो कई बार कस्टमर कहता है कि क्लेम रेशियो को कम करने की वजह से हमारे क्लेम डिनाई हो रहे हैं। तो निसंदेह इससे बेहतर और तेज क्लेम सेटलमेंट होगा, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और एफडीआई जी। आएगी और बाहर की जो कंपनियां आती हैं, तो इन सब जो ग्लोबल प्रैक्टिस में नई टेक्नोलॉजी है, लाइक एआई है, एमएल है, रोबोटिक्स, इन सब का जो है वो समावेश रहेगा उनकी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल इफिशिएंसी में। तो क्लेम के आवेदन की जो प्रोसेसिंग है, उनका भुगतान है, वो जो है बहुत अधिक प्रभावी तरीके से होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आम पॉलिसी धारक को अपने क्लेम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, प्लस अगर जेन्युइन क्लेम है तो वो पूरा पे किया जाएगा, कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, और जरूरत के समय उसे जल्द से जल्द वित्तीय सहायता मिलेगी, और जो इसका मुख्य उद्देश्य भी है बीमा पॉलिसी खरीदने का। जी। नए बिल में ये भी प्रावधान है कि जो रेगुलेटर है उसको ज़्यादा ताकतें दी गई हैं, आईआरडीएआई को ज़्यादा मजबूत किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि अब से ग्रेजुअली हम देखेंगे कि जो गलत क्लेम रिजेक्शन है उस पर कंपनियों पर भी सख्ती हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें बिल को बहुत, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ताकत दी गई है अपने रेगुलेटर को। पहले ही डायनेमिक रहा है, बहुत सारा काम किया है, स्पेशली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर के लिए काफी काम किया है। लेकिन इसमें जो प्रावधान दिया गया है उसमें आईआरडीए को बहुत अच्छी सुपर पावर की तरीके से कुछ और प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे कि हम देखें कि आईआरडीए चाहे तो अगर कोई भी मिस सेलिंग होती है या किसी गलत तरीके से मुनाफा कमाया जाता है तो उसको पेनलाइज कर सकती है, और साथ में उसको वापस भी ला सकती है। इवन उनने और भी सुदृढ़ इसको किया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम कर दिया है इंश्योरेंस इंटरमीडिएट लाइक एजेंट वगैरह हैं,
और इवन इन लोगों ने जो इक्विटी ट्रांसफर है जो पहले 1 साल उसको बढ़ा के 5% कर दिया है, तो जो रूटीन रेगुलेटरी फ्रिक्शंस थे उनको काफी हद तक इनने कम कर दिया। इसके साथ साथ आईआरडीए को इसमें और एक प्रावधान दिया गया है कि वो कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे उनको एसओपीज कहते हैं वो बना पाएंगे, रेगुलेशंस और इम्पोज पेनल्टी कर पाएंगे। इससे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता देखने को मिलेगी। और सबसे जो मुझे बेस्ट चीज इसमें लगी कि जिसमें काफी अलग अलग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और इवन जो कमेटीज हैं उसमें ये बात उठती रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए जहां पे पॉलिसी होल्डर की एजुकेशन और उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई फंड होना चाहिए। जी क्योंकि अवेयरनेस की तो बात सभी करते हैं, लेकिन उसके लिए फंड की आवश्यकता होती है, तो उसका प्रोविजन भी इसमें किया गया है जिससे कि हम पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, साथ में उनको एजुकेट कर पाएंगे। और सबसे बेस्ट चीज इसमें ये आई है कि जो फंड है, जो ये पॉलिसी होल्डर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड है, इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन आईआरडीए अपनी देखरेख में करेगा, रेगुलेटर में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जी। इस बिल के जो आलोचक हैं वो उनका ये कहना है कि ये जो बिल है ये कंपनियों के पक्ष में ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान है जिस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट हैं इसमें जो, जैसे जब ये पहले 2 साल पहले इसकी प्रक्रिया चल रही थी कि नया संशोधित बिल लाया जाएगा 2025 में, जैसे कि अभी आया है वो, उसमें कुछ प्रावधान थे जो थोड़े से इसमें मिस हो गए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि जब इसमें 100% एफडीआई हो जाएगी, एफडीआई जो फॉरेन प्लेयर हैं वो पूर्णतः अपनी पूंजी लगा के बीमा क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इवन जो क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि इससे जॉब लोकलाइजेशन वाला हो सकता है, इवन कुछ हो सकता है, कुछ को ये चिंता का विषय है कि जो प्रॉफिट है वो कहीं इसकी निकासी उस कंट्री में ना चले जाए। तो इस प्रकार के कुछ संशय की स्थिति है। साथ में ये है कि इसको जो फोकस किया गया है कैपिटल पे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे किया गया है। सो जो इसमें अफोर्डेबिलिटी कवर होना चाहिए, जो अगर इसके बारे में भी इसमें सोचा जाता है कि जो रूरल है, इनफॉर्मल सेक्टर है, कम आय वाले जो सेगमेंट है अपने देश में, उनको कैसे अफोर्डेबल किया जाए, कैसे इसको सिंप्लीफाइड किया जाए, तो उसका प्रावधान इसमें हो सकता था। और एक और चीज बहुत डिमांडिंग थी, बहुत शुरुआत से ही बीमा क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने डिमांड रखी थी कि कंपोजिट लाइसेंस होना चाहिए। इस कंपोजिट लाइसेंस का मतलब क्या है कि वो दोनों लाइफ नॉन लाइफ सेगमेंट में वो काम कर सके। आज के समय में क्या है, अगर लाइफ कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकती है, और नॉन लाइफ है तो नॉन लाइफ। तो अगर हम इसको 2047 तक हम चाहते हैं कि सभी के पास इंश्योरेंस हो विकसित भारत के तहत, तो वहां पे ये प्रावधान पहले था जो अभी इसमें मिसिंग दिख रहा है कि कंपोजिट लाइसेंस होना चाहिए था जी जिसमें लाइफ वाले भी नॉन लाइफ बेच सकते थे। दूसरा ये था कि अभी भी जो पेड अप कैपिटल है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी अगर हम खोलना चाहते हैं तो उसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, और अगर री इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हैं उसकी 200 करोड़ है। ये भी थोड़ा सा विशेषज्ञ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये थोड़ी सी पेड अप कैपिटल थोड़ी सी कम की जा सकती थी, इससे जो स्पेशलाइज छोटे और इस रीजनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इसमें और आ सकती थी, उनके लिए प्रावधान हो सकते थे। और इवन जो है मिसिंग प्रपोजल है जो है कि 2 साल पहले और भी इसमें कुछ चीजें थी। एक प्रावधान था कि ये इंश्योरेंस कंपनी दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनको इजाजत मिलनी चाहिए, लाइक म्यूचुअल फंड, लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों को बेचने की एंड रिड्यूस कैपिटल रिक्वायरमेंट की, वो भी इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। जी बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस बिल प्रस्ताव किया गया है, और ये निसंदेह इस बीमा क्षेत्र को एक नए आयाम पे पहुंचाएगा। कस्टमर के लिए इसमें बहुत कुछ है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी है। तो निसंदेह ओवरऑल एक्सीलेंट इंश्योरेंस प्लान है ये इंश्योरेंस जी। बिल जो प्रस्ताव किया है। इसका नाम भी यही है कि सबका बीमा सबकी सुरक्षा, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ये लाया ही इस मकसद से है, जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसके तहत सबके पास बीमा हो, और बीमा की पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम इसे बताया जा रहा है। लेकिन आप इसे अगले 5 साल में इंश्योरेंस सेक्टर में कैसा बदलाव इससे आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये ग्रेजुअली आएंगे, तो 5 साल में आप कैसे चेंजेस देख रहे हैं आप इंश्योरेंस सेक्टर में? देखिए, अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम देखें तो इसमें दोनों के लिए ही है। अगर हम देखें कि
जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है और इवन इंश्योरेंस कंपनी पर्सपेक्टिव से है। अगर हम 5 साल में अगर आने वाले समय देखें तो हम ये देख सकते हैं निस्संदेह रूप से कि बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि अभी और निश जो एरिया है, जैसे कोई जोखिम भरे क्षेत्र हैं, आप देखिए अगर कोई मुझसे पूछे कि इंश्योरेंस किस चीज का हो सकता है, तो मेरा उत्तर होगा किसी भी चीज का हो सकता है जिसमें भी जोखिम है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं उस पे होता है। तो बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस है, जैसे साइबर इंश्योरेंस है, ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस में अगर देखा जाए तो बाहर बहुत अच्छा ये एक इंश्योरेंस कवरेज है, और वहीं से काफी हद तक ये चीजें इंडिया में आती हैं। तो हम अपने हिसाब से उन चीजों को बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कोई जो जोखिम का क्षेत्र है वो रह जाता है। तो जब ये कंपनियां आएंगी तो वो एक जो निश मार्केट है, साथ में जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इनको लेके आएंगे। दूसरा जो टेक्नोलॉजी का जो समावेश होगा, जिससे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के, जितने भी ऑपरेशनल चीजें हैं वो सुदृढ़ होंगी, तेज होंगी। तीसरी चीज, अगर हम पॉलिसी होल्डर की बात करें तो उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट कम प्राइसिंग में मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ उनका जो अवेयरनेस है, जो हम देखते रहे कि इंश्योरेंस लिटरेसी, जैसे हम लिटरेसी की बात करते हैं और हम बात करते हैं इंश्योरेंस क्षेत्र में इंश्योरेंस लिटरेसी, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत उच्च श्रेणी में पढ़ा हो और अच्छा पीएचडी उसने कर रखी हो, लेकिन हो सकता है कि इंश्योरेंस लिटरेसी उसकी बहुत कम हो या जीरो ही हो। उसको बढ़ाने का जो काम शुरू हुआ है, जो फंड मैनेज करेंगे हमारे आईआरडी है, उसका बहुत ही अच्छा तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो मिस सेलिंग होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, और अगर होती भी है तो उसको पेनलाइज करने का प्रावधान भी इसमें है। और जी सबसे बड़ा जो इस समय हम देख पा रहे हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र में वो है फ्रॉड। फ्रॉड की समस्या बहुत ज्यादा है। फ्रॉड में क्या है कि डिफरेंट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसका भी इसमें प्रावधान है कि काफी हद तक ये टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करेंगे, और जो ताकत दी गई है, और ज्यादा ताकत दी गई आईआरडीए के लिए इस फ्रॉड को रोकने के लिए, ये भी काफी हद तक होगा। और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि एक अंडरराइटिंग प्रॉफिट होता है, जो बहुत कम कंपनियां आजकल इंडियन बीमा क्षेत्र में कर पाती हैं, क्योंकि क्लेम रेशियो बहुत ज्यादा है। जी वो काफी हद तक मैनेजेबल होगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आजकल ये भी कहा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं तो उसका क्लेम रेशियो जरूर देखना चाहिए। अगर बहुत ही कम है तो कस्टमर इस तरीके से लेके चलता है कि हो सकता है बिल्कुल। जब क्लेम अच्छा ही नहीं देंगे। तो इस प्रकार से क्लेम रेशियो भी काफी हद तक मैनेज हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी लाभ है, क्योंकि वो भी कहते हैं सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है विद दिस प्रीमियम। उससे बहुत सारे कारण हैं, फ्रॉड्स है, मिस सेलिंग है। वो काफी हद तक जब ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो अपने आप में पूरे बीमा क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा, और इसका सीधा लाभ हमारे कस्टमर्स को मिलेगा, जो कि उद्देश्य आईआरडी और भारत सरकार का भी इस समय है। बिल्कुल, लाभ कस्टमर्स को मिलेगा, पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी लेंगे उनको मिलेगा। लेकिन आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि देखिए, सरकार ने जो है पारित कर दिया है, जल्दी कानून बन जाएगा, तो जो पॉलिसी लेना चाहते हैं और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, क्या उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए कि बेहतर प्राइसिंग मिल जाएगी प्रीमियम पे, या ले लेना चाहिए? क्या आपका सुझाव रहेगा? और पॉलिसी लेते वक्त भी क्या क्या बातें ध्यान रखें, एक बार हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। जी, देखिए सर्वप्रथम मैं हमेशा इसी शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, इंश्योरेंस के पिछले 16 सालों से। तो मेरी पहली प्राथमिकता, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई आम नागरिक हो, उनको हमेशा यही रहता है कि आप जब भी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके टर्म्स कंडीशन को पढ़िए, और साथ में जो ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरी हैं, जैसे ब्रोकर हैं, एजेंट हैं, या किसी मैनेजर के माध्यम से अगर आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उसको पूरा पढ़िए, पहली चीज। दूसरा ये है कि जो प्रपोजल फॉर्म हम भरते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो देखते हैं कई बार एजेंट ही भरता है, वो प्रीमियम ही जैसे ले लिया और सारी एंट्रीज वो स्वयं भरता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो एक लेकुना रह जाता है, जिससे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लेम पे। तो कई बार क्या होता है, क्लेम में प्री एसिस्टिंग डिजीज क्लॉज के कारण या कोई चीजें आपने इंफॉर्मेशन छुपा ली, उस कारण भी आपका क्लेम डिनाई हो जाता है। जी उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट कंपैरिजन कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो एजेंट हैं वो कई बार परिवार से ही होते हैं, और कई प्रकार का दबाव भी होता है कि चलिए पॉलिसी ले ली जाए। और जो ये प्रवृत्ति है, जनवरी फरवरी मार्च में आप देखते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिसीज उस समय बेची भी जाती हैं और खरीदी भी जाती हैं। तो कई बार उस समय मिस सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ के साथ नीड बेस्ड सेलिंग नहीं होती है। कई बार ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री या कंपनी के उनकी नीड के हिसाब से वो हो रहा है, वो भी इसमें चीज देखनी चाहिए। और प्लस इसमें जो क्लेम रेशियो है उसका भी आपको देना चाहिए। टर्म्स कंडीशंस जो है, स्पेशली जो उसके फीचर्स हैं, क्या कवरेज है,
क्योंकि कवरेज की बहुत बात होती है लेकिन एक्सक्लूजन की बात नहीं होती है, टर्म्स कंडीशन की बात नहीं होती। तो वहां पे भी उन जो हमारे कस्टमर हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए और 100 बार पूछना चाहिए, क्योंकि वो कमीशन जो जा रहा है वो इसी चीज के लिए है। जी। इट्स नॉट ओनली कि वो उनको सेल्स के लिए कमीशन मिलता है, इट इज आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो। तो अगर ये बिल्कुल। सब चीजें होंगी, और अभी जैसे आप कह रहे थे कि अभी खरीदे बाद, देखिए इंश्योरेंस का एक ही नीड सभी को है, तो अपनी जरूरतों को समझते हुए बेस्ट प्लान, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा कि जब जीएसटी कम हुई तब भी यही समस्या थी, जब कस्टमर पूछ रहा था कि क्या मैं कुछ महीने रुक जाऊं। कुछ तो रिन्यूअल पे थे, वो भी कह रहे कि हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, हमारा जीएसटी कम होगा, लेकिन वो लगभग सभी का आप देखेंगे सबका कम हो गया था। तो जब आपकी नीड है आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि जो जोखिम है उसको जो क्षतिपूर्ति है वो काम इंश्योरेंस करता है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में तो आप बदलाव देखेंगे, लेकिन ग्रेजुअली होंगे। अब उस जी। ग्रेजुअली में हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगे, हो सकता है साल भर भी हो, चीजें जो हमें जरूरत की है। तो उसमें हमें डिले नहीं करना चाहिए, हमें इंश्योरेंस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुनील, आपने अपने अनुभव से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि न्यू इंश्योरेंस बिल से उन पर क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से जब इंश्योरेंस लेते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए किन बातों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। बना आपने सुना इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपर्ट प्रोफेसर सुनील कादयान से किस तरह से न्यू इंश्योरेंस बिल आपके जो अगर आप पॉलिसी लेने जाते हैं तो उस पर इम्पैक्ट डालेगा, प्रीमियम पर कैसा इम्पैक्ट डालेगा, क्लेम सेटलमेंट रेशो पर क्या इम्पैक्ट होगा, सब चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में प्रोफेसर सुनील ने बताई। और आखिर में जो उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको सही इंश्योरेंस का चयन करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि सबके पास इंश्योरेंस हो। तो आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।